एपिसोड की शुरुआत एक काली रात से होती है। वही रात जिसने रूडियस की लाइफ पे ग्रहण लगा दिया था। एरिस सोते हुए रूडियस को देख रही होती है। रूडियस ने उसे उसके 15th बर्थडे पे तोहफे में अपनी वर्जिनिटी दी थी। एरिस के दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती है, पर वो नहीं चाहती कि उसकी लाइफ ऐसी हो और वो हमेशा रूडियस पे डिपेंड हो। वो उठती है और कपड़े पहनती है, फिर आखिरी बार रूडियस को देखती है, जो एरिस के ही सपने देख के बड़बड़ा रहा होता है। जिसके बाद एरिस अपने लंबे बाल काट देती है। उनके रास्ते अलग हो गए थे। एरिस खिलेन के साथ रूडियस से दूर चली जाती है। छोटे मोटे एडवेंचर्स और लंबे थकान भरे रास्तों पर चलकर वो एक डोजो में जाते हैं, जहाँ एक स्वॉर्ड मास्टर ट्रेनिंग देते थे। एक आदमी खिलेन को पहचान लेता है। वो ट्रेनिंग रोक के सबको हॉल में जमा होने को कहता है। एरिस के चेहरे पर डिटर्मिनेशन था। मोटी बर्फ से ढकी उस डोजो में जहाँ सभी हॉल में अपने मास्टर के लिए बैठे थे, स्वॉर्ड मास्टर उबासी लेते हुए आता है और फिर खिलेन से उसका हालचाल पूछता है। कैसी हो खिलेन? अभी भी जिंदा और खुशहाल हो? मुझे लगा तो तुम कब का मर चुकी होगी। खिलेन बोलती है, मैं ठीक हूँ मास्टर, और ये मेरी स्टूडेंट एरिस है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे ट्रेनिंग दे। मास्टर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि एरिस बोलती है, मेरे पास आप जैसे मामूली नमूनों के लिए टाइम नहीं है। बैठे हुए स्टूडेंट्स अपने मास्टर की यूं बेइज्जती सुनकर अग्रेसिव हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उनके मास्टर स्वॉर्ड गॉड गालफारियान इस गुस्ताख लड़की को उसकी जगह दिखाए। आखिर खिलेन अपने साथ ये किस बावली बच्ची को उठा लाई है? वहाँ पे उठती दर्जनों आवाजों को शांत कराते हुए मास्टर बोलता है, चुप करो, मुझे इसकी आंखों में दिखता जुनून काफी अच्छा लग रहा है। तुम किसे मारना चाहती हो छोटी लड़की? ड्रैगन गॉड ऑरस्टेड। एरिस के मुंह से निकले ये अल्फाज सुनकर वहां मानो हड़कंप सी मच जाती है। स्वॉर्ड गॉड गालफारियान ठहाके मारकर हंसने लगता है। तुमने सही कहा, ऑरस्टेड के कंपैरिजन में मैं सचमुच एक मामूली नमूना हूँ। तो तुम्हें भी उसका खून चाहिए? लेकिन लड़की, तुम काफी बड़ी बातें बोल रही हो। एरिस के चेहरे पे दृढ़ निश्चय था, जिसे देख के स्वॉर्ड गॉड इम्प्रेस होता है। चलो पहले मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। गिनो तुम। गिनो असल में वन ऑफ द स्वॉर्ड एम्परर का लड़का था, जो अभी थोड़ा कच्चा था बट उसे अपना काम आता था। गिनो आगे आकर खड़ा होता है कि तभी एरिस बला की तेजी से मूव करती है और गिनो को नॉकआउट कर देती है। सभी इस अनएक्सपेक्टेड मूव से हैरान होते हैं। स्वॉर्ड गॉड बोलता है, अरे काउंटडाउन तो होने देती। खैर नीना, अगली बारी तुम्हारी। स्वॉर्ड गॉड एरिस को पहले स्टैंस लेने का बोलता है ताकि अटैक सरप्राइज ना हो। नीना भी आदेश पाकर लड़ने जाती है। उसे भी वुडन स्वॉर्ड दिया जाता है और वो प्रॉपर स्टैंस लेते हैं। इशारा पाते ही एरिस उसकी ओर तेजी से बढ़ती है, लेकिन पहले वार में ही नीना एरिस के स्वॉर्ड को तोड़ देती है। एरिस बिल्कुल देर नहीं लगाती और पलटकर नीना पे घूंसों की बरसात कर देती है। लोग हैरानी से नीना को मार खाते हुए देखते हैं। एरिस उसे लगातार पीटे जा रही थी। जब उसे रोका जाता है तब गुस्सेल एरिस उठकर चली जाती है। लहूलुहान नीना अधमरी हालत में फ्लोर पे पड़ी होती है। उसने यूरिनेट भी कर दिया था। एरिस नीना के स्वॉर्ड को उठाती है। ये एक असली स्वॉर्ड थी जिसपे वुड की कोटिंग थी। गुस्से में एरिस वहाँ पे मौजूद सबको चैलेंज कर देती है। तभी सभी चैलेंजर्स को शांत कराते हुए स्वॉर्ड गॉड बोलता है, माफ करना, मैंने तुम्हें कम समझा। अब मैं खुद तुमसे लड़ूंगा। डिसाइपल्स इसके खिलाफ थे, पर स्वॉर्ड गॉड आगे बढ़ता है। एरिस भी अपनी बड़ी वाली स्वॉर्ड निकाल लेती है। स्वॉर्ड गॉड बोलता है, डरो मत, मैं तुम पे थोड़ी रहम करूंगा। तुम्हारी तलवार काफी अच्छी है। क्या ये यूलियन का बनाया हुआ है? एरिस बताती है कि उसे नहीं पता, ये उसे मिगर्ड से मिला था। फाइनली स्वॉर्ड गॉड भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है। ओह ऐसा क्या? मेरी तलवार भी यूलियन ने ही बनाई है। इतने बड़े ओपोनेंट को देख के एरिस के पसीने छूटने लगते हैं, पर वो फैसला कर चुकी थी। इशारा पाकर वो स्वॉर्ड गॉड की तरफ लपकती है। तभी स्वॉर्ड गॉड अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है, जिसकी वजह से एरिस दरवाजे के पार लगभग उड़ती हुई बाहर आ गिरती है। खिलेन एरिस की तरफ भागती है। स्वॉर्ड गॉड खिलेन को एरिस की मरहम पट्टी करने को कहता है और अनाउंस करता है, अब से ये लड़की भी एक स्वॉर्ड सेंट है और कल से मैं उसे तलवारबाजी सिखाऊंगा। विरोध में एक बंदा आगे आता है, मास्टर ये टाइटल उनके लिए है जो ब्लेड ऑफ लाइट में महारथी होते हैं। ये बदतमीज। मास्टर उसे रोकता है। उसने 2 ब्लेड ऑफ लाइट के मास्टर्स को अभी अभी हराया है। तुम कुछ उल्टे सीधे ट्रिक्स सीख कर स्वॉर्ड गॉड नहीं बनते। हर किसी के पास खुद को साबित करने का हक है। जितना तुम्हें है उतना ही इस लड़की को भी है। आदमी डर के मारे अपोलोजाइज करके वहीं ढेर हो जाता है। अगले दिन से एरिस की ट्रेनिंग शुरू होती है। हर पिटाई के बाद उसे ऑरस्टेड के साथ हुई लड़ाई याद आती है, जिस पर मास्टर उसे अपना हेड क्लियर करने को कहता है। दिमाग को खाली करो और फिर तलवार चलाओ। जब थक जाओ आराम करो और सोचो। जब सोचकर थक जाओ फिर से तलवार उठाओ। सीन शिफ्ट होता है। खिलेन को लिखना आता था और ये डोजो में एक चर्चा का विषय बन गया था। नीना बोलती है, वो ऐसा कहती तो है, पर क्या पता यहाँ किसी को पढ़ना और लिखना नहीं आता। नीना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके डैड ने एरिस को अपना स्टूडेंट बनाया क्यों। इन सब से दूर एरिस अभी भी अपनी प्रैक्टिस में लगी थी। नीना उसे कहती है,
सुनो, तुम्हें तलवारबाजी नहीं बस झगड़ना आता है। गिनो, तुम उसे कुछ क्यों नहीं कहते? जिस पर बेचारा गिनो एरिस को ग्रुप ट्रेनिंग में इनवाइट करने लगता है। नीना उसे डांटने लगती है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम उससे हारे क्योंकि वो किसी जंगली की तरह लड़ रही थी। वेल, एरिस के इरादे पक्के थे, उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं था। कड़कती ठंड में वो एक जगह अकेली प्रैक्टिस करने का डिसाइड कर दिया क्योंकि यहाँ बकबक करने वाला कोई नहीं था। खिलियन तेज है, रुइचर्ड भी तेज है, स्वॉर्ड गॉड भी तेज है, ऑर्स्टेड इन सबसे कहीं ज्यादा तेज है। मुझे भी तेज बनना होगा। जंगलों में लकड़ियां चुनते स्टूडेंट्स एरिस को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। मौसम बदला, एरिस उसी जगह पर बैठी स्वॉर्ड मूव समझने लगी थी। वो उन्हें समझती, सीखती और फिर ब्लेड स्विंग करती। फाइनली उसने उस झटके को सीख लिया था जिससे स्वॉर्ड गॉड ने उसे दरवाजे के पार उड़ाया था। मौसम बदलता है पर एरिस के मजबूत इरादे नहीं। उसके हाथ में छाले पड़ चुके थे। रूडियस को याद करके वो अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है। स्टूडेंट्स उसे दूर से देखते और एडमायर करते। ऐसे ही गहरी और थकाऊ प्रैक्टिस करते हुए न जाने कितने ही मौसम बीत गए थे। खून ठंडा कर देने वाली एक सर्दी में एरिस ने अपना ब्लेड स्विंग किया। एरिस अब बड़ी हो चुकी थी, उसके बाल भी बड़े हो गए थे। तभी उससे अपने ठीक आगे ऑर्स्टेड दिखता है। उसने एक जोरदार स्विंग करा पर सचमुच वहां ऑर्स्टेड नहीं था। वो अभी भी अपने गोल से काफी दूर थी। एक शाम जब वो प्रैक्टिस से लौट रही होती है तब उसे दरवाजे पे खड़ा एक शख्स दिखता है जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और वो दरवाजा ठकठका रहा होता है। वो एरिस को देखकर बोलता है, हेलो, मैं नॉर्थ एम्परर ऑबर कॉबर्ट। एरिस उसे बीच में रोककर सामने से हटने को कहती है। नॉर्थ एम्परर एरिस से एक मर्डरस इंटेंट को सेंस करता है और अपनी तलवार निकाल लेता है। मुझे पिकॉक स्वॉर्ड कहते हैं और लगता है तुम यहाँ पे एक स्टूडेंट हो। जाकर स्वॉर्ड गॉड को मेरे अराइवल का बताओ। एरिस उसे सामने से दफा होने को कहती है। वहां पे एक डुएल शुरू हो जाता है। नॉर्थ एम्परर किसी डांसिंग पिकॉक की तरह अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है और एरिस की स्वॉर्ड उससे जुदा हो जाती है। एरिस जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही होती है और माहिर नॉर्थ एम्परर उसे सीरियस डैमेज देता है। एरिस फिर से खुद को तैयार करके खड़ी होती है। उसकी सांस फूलने लगी थी। डुएल कुछ ज्यादा सीरियस हो चुका था पर तभी वहां पे स्वॉर्ड गॉड आता है और उन्हें रोक देता है। एरिस जमीन पे ढेर हो जाती है और हाँफने लगती है। नॉर्थ एम्परर स्वॉर्ड गॉड को काफी समय बाद मिलकर खुश हो जाता है। मुझे आपका लेटर मिला स्वॉर्ड गॉड। मैं आपके ट्रेनिंग हॉल में जा ही रहा था कि इस लड़की ने मुझे रोक लिया। मानना पड़ेगा, मैंने आज तक किसी को तलवार के साथ इतना खूंखार नहीं देखा। तो क्या यही है वो मैड डॉग जिसका आपने जिक्र किया था? स्वॉर्ड गॉड हाँ कहता है और मैड डॉग एरिस उठकर उनके सामने से चली जाती है। घिलेन उसका स्वागत करती है लेकिन एरिस उसे नजरअंदाज करके सो जाती है। निराश एरिस को देखकर भड़की हुई घिलेन स्वॉर्ड गॉड के पास जाती है। मास्टर, आप एरिस को कुछ क्यों नहीं सिखाते? जिस पर स्वॉर्ड गॉड बोलता है, मैं उसे सिखा ही रहा हूँ, मैं उसे सिखा रहा हूँ कि सीखते कैसे हैं। घिलेन कहती है कि अब मास्टर पहेलियां बुझाने लगे हैं जबकि पहले वो काफी रैशनली सिखाते थे। क्या बस स्वॉर्ड को स्विंग करना ही ट्रेनिंग है? सालों से वो बस यही कर रही है। इमोशंस में बहकर घिलेन की आवाज ऊंची और रूड होने लगती है जिससे मास्टर कहता है, तो तुम्हें अब लगने लगा है कि तुम अपने मास्टर से बेहतर हो चुकी हो। तलवार की नोक घिलेन के गर्दन को छू रही होती है। घिलेन, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें बेटर एजुकेशन नहीं दे पाया। तुम एक शेरनी थी लेकिन अब तुम बिना दांत वाली एक बिल्ली बन चुकी हो। तुम में काबिलियत थी एक स्वॉर्ड एम्परर बनने की। लेकिन घिलेन हार नहीं मानती। वो कहती है, आप एरिस को बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। स्वॉर्ड गॉड बोलता है, तुम्हें पता है ना, वो ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड के पीछे है। चाहे मैं उसे जो भी सिखा दूं वो कम ही पड़ेगा, इसीलिए उसे मेरे अलावा भी मास्टर्स चाहिए होंगे। शुरुआत में इनसे मिलो, नॉर्थ एम्परर ऑबर कॉर्बेट, जिन्हें लोग पिकॉक ब्लेड भी कहते हैं। नॉर्थ एम्परर कहता है, हेलो, स्वॉर्ड गॉड ने मुझे इनवाइट किया है। वो चाहते हैं कि मैं उनके एक स्टूडेंट को सिखाऊं। घिलेन समझ नहीं पाते क्योंकि उसका स्टाइल काफी अलग था। क्या एरिस ये सब समझ भी पाएगी? लेकिन स्वॉर्ड गॉड बताता है कि अगर ड्रैगन गॉड से लड़ना है तो इन्हें सीखना ही होगा क्योंकि वो काफी अलग अलग स्वॉर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। वो स्वॉर्ड्स के हर मूव को जानता है, स्वॉर्ड गॉड, नॉर्थ गॉड और बाकी सभी टेक्निक्स को। उससे लड़ने का मतलब है हर एक वार के लिए तैयार होना, बिना तैयारी के ऑर्स्टेड के सामने जाना भी मौत को इन्विटेशन देना है। स्वॉर्ड गॉड आगे बताता है कि उसने वाटर गॉड को भी इन्विटेशन भेज दिया है। घिलेन खुश हो जाती है और नॉर्थ एम्परर ऑबर कॉर्बेट का स्वागत करती है। अगली क्लास में नॉर्थ एम्परर बताता है कि कल मिले भयानक स्वागत से उसे काफी मजा आया। चलिए एक और बार मुझे मैड डॉग की कलाओं को आंकने का मौका दीजिए। इशारा पाकर एरिस और नॉर्थ एम्परर का डुएल फिर से शुरू होता है। ये डुएल पिछली बार की तरह हाफ हार्टेड नहीं था बल्कि एक मास्टर अपने स्टूडेंट के लिमिट्स को पुश कर रहा था। चोट खाती एरिस बोलती है, मुझे और स्ट्रांग होना होगा, तभी मैं रूडियस के साथ खड़ी हो पाऊंगी। नॉर्थ एम्परर पूछता है, ये रूडियस कौन है? एरिस बोलती है, मैं एक तलवारबाज हूँ और रूडियस मेरा मेज है, वो अमेजिंग है। इसी जुनून के साथ एरिस पहली बार ब्लेड ऑफ लाइट का इस्तेमाल करती है। मैड डॉग एरिस ने नॉर्थ एम्परर की तलवारों को तोड़ दिया था। उसकी स्पीड को देख के सब हैरान और प्रभावित थे। खुश होकर नॉर्थ एम्परर उसे एक और राउंड के लिए इनवाइट करता है।
एपिसोड की शुरुआत लड़कियों के गॉसिप से होती है, जहाँ वो सबके रिलेशनशिप्स में इंटरेस्ट ले रही होती है। एक लड़की नीना से पूछती है, नीना क्या तुम्हें किसी पे क्रश है? बता भी दो, गिनू के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? नीना ऑकवर्डली हैरान हो जाती है। सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हुए वो कहती है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और मुझे प्यार में नहीं पड़ना। उसके दोस्त उसे हाइप करते हैं, क्योंकि मैड डॉग को राइवल बनाने के बाद प्यार मोहब्बत के लिए टाइम कहाँ बचता होगा। तभी वहां से पांव पटकते हुए मैड डॉग एरिस गुजरती है। नीना उसके मजे लेते हुए कहती है, शर्त लगाती हूँ तुम्हें कभी एक मर्द नहीं मिलेगा, तुम हमेशा वर्जिन ही रहोगी। एरिस हंसते हुए कहती है, निराशा के लिए माफी, पर मैं वर्जिन नहीं हूँ। रूडियस ने मेरी चुन्नट खोल दिया। हमने 7 एडवेंचर्स किए, डीमन कॉन्टिनेंट घूमे, उसने तो ऑर्स्टेड पे एक कमाल का अटैक भी किया था। चौंकती हुई नीना को ये झूठ लगता है। ड्रैगन गॉड का ऑरा ही कुछ और है, उसे बच्चे नहीं हिट कर सकते। एरिस यकीन दिलाती है कि वो झूठ नहीं बोल रही। रूडियस एक ट्रू मास्टर है और एरिस को भी रूडियस के लेवल पे जाना है। एरिस वहां से चली जाती है, पर नीना को उसकी बात का जरा भी यकीन नहीं था। रूडियस जरूर एरिस की इमेजिनेशन होगी, यही सोचकर नीना शहर में पूछताछ करने लगती है। नीना हंसते हुए बोलती है, रूडियस, वैसे हो सकता है आप लोगों ने उसका नाम कभी ना सुना हो। उसकी हैरानी और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां के सभी एडवेंचरस क्वागमायर रूडियस को जानते थे। सभी उसे अपने गिल्ड में रिक्रूट करना चाहते थे। एक ने तो सुन रखा था कैसे रूडियस ने अकेले ही एक स्ट्रे ड्रैगन को हराया था। नीना ने रूडियस के बारे में जानकारी जुटाने के काम पर किसी को लगाया होता है, जो उसे बताता है रूडियस काफी फेमस है। उसकी जानकारी बहुत आराम से मिल गई। 5 साल की उम्र में एक सेंट क्लास वाटर मेज बन गया था। 7 साल की उम्र में वो फिटुआ रीजन में एरिस बोरियस क्रे रैट का ट्यूटर बना। फिर वो लापता हो गया, देन वापस आकर एक फेमस एडवेंचरर बना क्वागमायर रूडियस नाम का। उसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में पढ़ने का इनविटेशन आया और वो शारिया सिटी में रहता है। ये जानकारियां नीना के लिए सरप्राइजिंग थी। रूडियस नाम का आदमी सच में था, पर उसे यकीन था रूडियस जरूर बड़े नाम और दर्शन छोटे जैसा आदमी होगा। इसलिए वो अपने घोड़े पर सवार होकर शारिया की तरफ बढ़ती है। वो रूडियस को अपना नौकर बनाकर एरिस को अपने आगे झुकाना चाहती थी। वेल सीन शिफ्ट होता है। शारिया में हलचल थी। नीना के लिए इतने सारे मेजेस को देखना काफी अलग होता है। उसके आसपास बहुत से लोग रूडियस का पता पूछ रहे होते हैं। बीस्ट कॉन्टिनेंट का एक शख्स नीना से पूछता है, क्या तुम भी रूडियस के साथ डुएल करना चाहती हो? एक गलियारे में एक मर्दाना आवाज गूंजती है, रूडियस ग्रे रैट, मैं तुमसे शादी के लिए डुएल करना चाहता हूँ। रूडियस पलटता है तो वहाँ नीना होती है, पर यह आवाज उसके साथ वाले दूसरे शख्स ने लगाई थी। नीना छोटे कद के चौंकते हुए रूडियस को देखती है। उसे यकीन था कि उससे तो वो तुरंत हरा देगी, क्योंकि रूडियस डुएल में नहीं पड़ना चाहता था। वो भागने की कोशिश करता है, पर वो शख्स उसे रोक लेता है और कहता है, आप लेडी परसेना के पैक के बॉस हो और मुझे उनसे शादी करनी है। वो तलवार निकाल कर बढ़ता है। अगले ही पल रूडियस उसे धूल चटवाकर वहां से चला जाता है, पर नीना को यकीन था कि वो उसे जरूर हरा सकती है। वो जाकर फिर से किसी से रूडियस का पता पूछती है। उसे बताया जाता है कि वहां लगी लंबी लाइन में हर आदमी रूडियस से डुएल लड़ने के लिए आया है, और उसे अगर लड़ना है तो लाइन में सबसे पीछे जाना होगा। तभी वहां ठहाके लगाते हुए डीमन लॉर्ड बादिगादी आता है। भीड़ क्यों लगा रखी है? कोई मेला लगा है? सभी एक साथ बोलते हैं, हम यहाँ रूडियस से लड़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बादिगादी कहता है, अरे तुम सबके सब सुनो, क्या मैं पहले उससे 2-2 हाथ कर लूं? टाइम थोड़ा कम है। वेल टाइम सबके पास कम था, इसीलिए वो सभी बादिगादी के खिलाफ ही स्वॉर्ड निकाल लेते हैं। रूडियस से हम बाद में निपटेंगे, पहले तुम्हें सबक सिखा दूं। ये कहते हुए वो सब बादिगादी की तरफ बढ़ता है, जिसमें से एक नीना भी होती है। स्वॉर्ड स्विंग करते ही वो होश खो बैठती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि एक भीड़ जम रखी है। रूडियस और बादिगादी आमने सामने होते हैं। रूडियस के एक ही अटैक में बादिगादी हवा में उड़ता है और जमीन पे ढेर हो जाता है। डरी हुई नीना सोचती है, उसने एक बार में डीमन लॉर्ड को हरा दिया, एरिस इसके लेवल पे जाना चाहती है। नीना का भ्रम टूट गया और वो वापस लौट आती है। एरिस को देर रात में भी प्रैक्टिस करती हुई देख के वो उसे ज्वाइन कर लेती है। एरिस को भी हैरानी होती है। अगले दिन स्वॉर्ड गॉड अपने 2 गेस्ट्स को ग्रीट कर रहा होता है। स्ट्रिप ने आपकी बूढ़ी हड्डियों को जरूर चटका दिया होगा वाटर गॉड। जिसे सुन के वाटर गॉड बोलती है, कह सकते हो, पर तुमसे मिली इनविटेशन इतनी रेयर थी कि मैं मना कैसे करती। बताओ मुझे किससे और क्या सिखाना है। तभी वहां पर नीना और एरिस आती है। वहां पर फैली मर्डरस ऑरा को सेंस करके वाटर गॉड की सबऑर्डिनेट अपना स्टेंस ले लेती है, लेकिन वाटर गॉड उसे रोक देती है। जिसके बाद स्वॉर्ड गॉड उन्हें इंट्रोड्यूस करता है। ये बूढ़ी लेडी वाटर गॉड स्टाइल रीडा लिया है। नीना जब उन्हें ग्रीट करती है तो वाटर गॉड उसे पहचान लेती है। नीना, अब तक तो तुम एक स्वॉर्ड किंग बन गई होगी। पर नीना बताती है कि उसे और सीखना होगा। वो काफी तेज हो चुकी है, पर स्ट्रांग नहीं। खड़ी एरिस को वो बैठने को कहती है, और स्वॉर्ड गॉड बताता है कि पिकॉक ब्लेड के बाद अब ये लेडी उसे वाटर गॉड स्टाइल सिखाएगी। एरिस उन्हें ग्रीट करती है, जिसके बाद वाटर गॉड बोलती है, सॉरी गाल मेरे बच्चे,
लेकिन ये लड़की जंगली जानवर की तरह है, इस पे हमारा स्टाइल सूट नहीं करेगा। क्या तुम चाहते हो कि ये जंगली लड़की मेरी जान ले ले? स्वॉर्ड गॉड बोलता है, आपकी तो एक टांग ऑलरेडी कब्र में है, क्यों ना उसे कुछ सिखाई दो। आखिर ये लड़की ड्रैगन गॉड ऑर्स्टेड से लड़ना चाहती है। ये सुनकर वाटर गॉड की आंखें फैल जाती है। स्वॉर्ड गॉड उन्हें यकीन दिलाता है कि लड़की में काबिलियत है, लेकिन वाटर गॉड उसका टेस्ट लेना चाहती थी। अगर एरिस उसके डिसाइपल को हरा देगी तो वो एरिस को जरूर ट्रेनिंग देगी। वो उठकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है, हेलो मैं हूँ वाटर किंग इज़ोल्ड क्लूएल। एरिस और नीना भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वाटर किंग आगे आकर कहती है, मास्टर ने मुझे तुमसे लड़ने को कह तो दिया है, पर मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। और फिर पहला फेस ऑफ शुरू होता है। एरिस के वाइल्डिश मूव्स को वाटर किंग काफी आराम से टैकल कर रही होती है। इस राउंड को वाटर किंग बहुत ही आसानी से जीत जाती है। अगले फेस ऑफ में नीना उसके सामने थी। नीना एक तेज बुलेट की तरह उसके बगल से गुजरती है। उसने वाटर किंग को नॉकआउट कर दिया था। स्वॉर्ड गॉड को मजा आ जाता है। वाटर गॉड नीना को वाटर स्टाइल लेसन्स ऑफर करती है, जिन्हें वो रिस्पेक्टफुली मना कर देती है, क्योंकि उसे अभी पहले स्वॉर्ड गॉड ही मास्टर करना था। वाटर गॉड के सजेशन पर स्वॉर्ड गॉड उन तीनों को दिन में मास्टर्स के साथ और रात में आपस में प्रैक्टिस करने को कहता है। और फिर एक थकाऊ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वाटर किंग से एरिस बार बार हार जाती थी। नीना कहती है, एरिस तुमसे हारती है, तुम मुझसे, और फिर मैं एरिस से, क्यों ना हम साथ बैठकर इसका हल निकाले। वाटर किंग को ये पसंद आता है, क्योंकि उनके रेल्म में साथ बैठकर स्वॉर्ड टेक्निक्स की बातें होती हैं। फिर वो तीनों वहां पे होती ट्रेनिंग की शोरगुल से दूर एक कमरे में चली जाती है। वाटर किंग बोलती है, सच कहूं तो एरिस तुम बहुत ही ज्यादा किलर इंटेंट दिखाती हो। हम वाटर गॉड स्टाइल वाले इसे सेंस कर लेते हैं, जबकि नीना से मुझे ऐसी कोई भी ऑरा सेंस नहीं होती। नीना कहती है, मुझे तो बस तेज तलवार चलाने से मतलब है, मैं गुस्सा वुस्सा क्यों दिखाऊं। नीना को समझ नहीं आ रहा था कि वो एरिस से कैसे हार जाती है। एरिस बोलती है, मेरे टीचर रुइजर्ड ने मुझे सिखाया था, एनिमी अगर पहले मूव करे तो उसके अटैक्स को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वाटर किंग समझ जाती है कि एरिस अपनी किलर इंटेंट से अपने ओपोनेंट्स के एक्शंस को मैनिपुलेट करती है, पर क्या वो उसके साथ भी ऐसा करती है। एरिस कहती है, मैंने ट्राई किया पर तुम पर यह काम नहीं करता। जिस पर वाटर किंग एरिस को सजेस्ट करती है कि अगली बार वो ठंडे दिमाग से ट्राई करे। नीना उठकर खिड़की खोलती है। तभी एरिस नीना से उसके दीवार पर टंगी एक मोटे फर वाले कोट के बारे में पूछती है, जो ग्लेन के पास भी थी। नीना बताती है कि उन्हें यह तब मिलता है जब वो स्वॉर्ड सेंट बनता है। नीना ये नहीं पहनती क्योंकि ये स्टाइल को मैच नहीं करता। एरिस भी एक स्वॉर्ड सेंट थी, पर उसके पास ये कोट नहीं था। जिस पर नीना बताती है, अगर इतनी ही जरूरत है तो तुम जाकर खुद हंट क्यों नहीं कर लेती। एरिस के पूछने पर नीना आगे बताती है कि स्वॉर्ड सेंट बनने के टेस्ट में उन्हें जाकर मॉन्स्टर्स हंट करने होते हैं, फिर उन्हीं के फर से ही ये कोट्स बनते हैं। एरिस तुरंत उन मॉन्स्टर्स का लोकेशन मांगती है। जब वाटर किंग भी वहां जाने की रिक्वेस्ट करती है तो नीना मना नहीं कर पाती। शाम ढलती है और वो तीनों जंगल में एक जमे हुए वाटरफॉल के सामने होती है। नीना उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है। वाटर किंग ने ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं मारे थे, इसीलिए वो थोड़ी नर्वस थी। नीना बताती है, मॉन्स्टर्स से लड़ना इस वाइल्ड डॉग से लड़ने से ज्यादा आसान होता है। नीना पत्थर घिसकर आग जलाने में नाकाम हो जाती है, क्योंकि हवा में नमी बहुत थी। तभी एरिस अपना हाथ आगे करके स्पेल चैंट करके एक फायर बॉल कास्ट करती है। लपटे धधक के ऊपर उठती है। हैरान नीना को एरिस बताती है कि यह मैजिक उसने रूडियस से सीखा है। रूडियस ने ही ग्लेन और एरिस दोनों को लिखना पढ़ना और डीमन लैंग्वेज भी सिखाया था। वो फिर से रूडियस की तारीफ करने लगती है। तभी वहां पे आग से अट्रैक्ट होकर बहुत से मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एरिस उन सबको हंट करने लगती है। वाटर किंग और नीना भी उसे ज्वाइन करती है। थोड़ी देर बाद हम उन्हें लौटते हुए देखते हैं। एरिस के सैडल पे एक मोटा फरी स्किन था। आज का दिन उन तीनों ने एंजॉय किया था। जाते हुए एरिस कहती है कि अगले राउंड में वो वाटर किंग को जरूर हरा देगी। वाटर किंग के वहां से जाने के बाद नीना एरिस को रोक कर कहती है, तुम लड़ाई के वक्त अपना किलिंग इंटेंट छुपाना चाहती हो, है ना? तो खुद को साफ सुथरा करो, अच्छे बेड पे सो और उसके बारे में सोचो जिससे तुम प्यार करती हो। जब तुम रूडियस के बारे में बताती हो तब तुमसे काफी कम किलिंग इंटेंट आता है। नीना के जाते ही एरिस अपने कपड़ों को नोटिस करती है। ये बहुत बुरे महक रहे होते हैं। अगले दिन एरिस साफ सुथरे कपड़ों में वाटर किंग के सामने खड़ी थी। नीना का इशारा पाकर डुएल शुरू होता है, पर एरिस इस बार पहले की तरह डेस्परेट नहीं थी। अच्छी ओपनिंग देखते ही एरिस वाटर किंग पर हमला करती है और फाइनली इस बार एरिस ने वाटर किंग को हरा दिया था। नॉर्थ एम्परर, वाटर गॉड, स्वॉर्ड गॉड और ग्लेन इससे काफी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि वो तीनों इंप्रूव हो रहे थे। आज का दिन खत्म होता है। एरिस अपने कोट को पहनती है और चेयरफुली उन्हें बाय कहती है। एपिसोड की शुरुआत एक सुहाने सवेरे और चिड़ियों की चहक से होती है। हम देखते हैं कि रूडियस अपने कोजी बिस्तर में सोया होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अपनी दूसरी बीवी रॉक्सी को देखता है। रूडियस सोचने लगता है, मेरे आगे एक गॉडेस है जो पीसफुली लेटी हुई है। रूडियस अपनी बीवी को एडमायर करता हुआ प्रे करता है, जिसके तुरंत बाद उसके अंदर का ठरक जाग जाता है। वो चादर हटाकर रॉक्सी के बदन को देखता है। वो हर बार हैरान हो जाता था कि कैसे रॉक्सी हमेशा इतनी ही यंग दिखती है।
रूडियस के मन में बातें चल रही होती है। हम दोनों ने ही बहुत कुछ झेला है, लेकिन मैं खुश हूँ कि हमने शादी कर ली। पर क्योंकि उसे दोबारा जल्दी ही टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए एक और राउंड की आशा करके वो रॉक्सी को जगाता है। रॉक्सी उठती है और वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। रॉक्सी चादर खींचते हुए कहती है, क्या हुआ, सुबह सुबह ऐसे क्यों देख रहे हो? रूडियस कहता है, वो मैं बस सुबह की सुनहरी किरणों में तुम्हारे चांदी से बदन को निहार रहा था। रॉक्सी बोलती है, तुम भी ना, चलो जल्दी उठकर तैयार होते हैं, अब तक तो सभी उठ गए होंगे। ये बात सच थी। कभी वीरान और गमगीन पड़ा ये घर अब रंगीन और हलचल भरा हो गया था। सिल्फी अपनी लूसी के साथ खेल रही होती है जब रूडियस आकर उसे ग्रीट करता है। फिर वो झुककर लूसी को भी गुड मॉर्निंग कहता है। रूडियस सोचता है कि कैसे उसकी बेटी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है। सिल्फी का भी पोस्ट चाइल्ड बर्थ पीरियड खत्म हो चुका है और अब मदर और बेबी दोनों हेल्दी है। रूडियस और सिल्फी अपनी बेटी की क्यूटनेस की तारीफें करने लगते हैं, जिसके बाद रूडियस सिल्फी को हक कर लेता है। तभी रॉक्सी दरवाजे से झांकती है, जिसे नोटिस करके सिल्फी उसे भी ग्रीट करते हुए पूछती है, बताओ रॉक्सी, कल रात रूडियस कैसा रहा? रॉक्सी हिचकिचाते हुए कहती है, वेल हमने काफी मजे किए, रूडियस काफी जेंटल था। सिल्फी हंस देती है। रूडियस वहां से जाता है और देखता है कि नॉर्न उसकी माँ का ध्यान रख रही होती है। वो रूडियस से कहती है, गुड मॉर्निंग भैया, वैसे मैंने रुईजेट की कहानी कंप्लीट कर दी, आप चेक करना चाहोगे? रूडियस हाँ कहता है। दरअसल रूडियस ने सुपर ड्रेस पर लगे लांछन को मिटाने के लिए एक किताब लिखना शुरू किया था, जिसे अब नॉर्न पूरा कर रही है। इसके बाद रूडियस अपनी मॉम को भी ग्रीट करता है, पर वो उसे नहीं पहचानती। वो नॉर्न को देखकर उसे ही सहलाने लगती है। जेनिथ की मेमोरी नहीं लौटी थी। तभी वहां चेयरफुल आयशा उन सबके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। आयशा अपने भाई और भाभीियों को गुड मॉर्निंग कहती है। पीछे से लिलिया भी आती है, वो भी उन्हें ग्रीट करती है। लिलिया और आयशा उस घर और घर के लोगों का अच्छे से ध्यान रख रही थी। भले ये फैमिली एक लंबे वक्त के लिए अलग अलग हो गए थे, पर काफी वक्त बाद जाकर ये घर और परिवार अब फिर से रूडियस को अपना सा लगने लगता है। फिर वो सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। मैजिक यूनिवर्सिटी में चहल पहल थी। सिल्फी और रूडियस अपनी पढ़ाई करने लौटते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ रॉक्सी भी होती है। सिल्फी पूछती है, क्या तुमने रॉक्सी को सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया? रूडियस कहता है, हाँ, जब मैंने रॉक्सी को यहाँ के प्रोफेसर के लिए रिकमेंड किया, मैंने उसे सबसे मिलवा दिया था। सभी मेरी मास्टर से मिलके काफी खुश हुए थे। जिस पर रॉक्सी कहती है, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे सबसे मिलवाया, लेकिन तुमने मुझे अपनी मास्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया, ना कि वाइफ। ये सुन के सिल्फी रूडी को डांट लगा देती है। रूडियस भी दुखी होता हुआ कहता है, माफ करना स्वीट हार्ट, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सिल्फी भी उसके पास आ जाती है। वो उसे हक करते हुए कहता है, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ सिल्फी। फिर रूडियस चिल्लाता है, मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। ये करके तो वो पूरे क्राउड का मेन अट्रैक्शन बन चुका था। नॉर्न को तो ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। नॉर्न भी अपनी क्लासेस की ओर जाती है। उसके जाने के बाद रॉक्सी कहती है, नॉर्न काफी पॉपुलर है ना? वो सभी इस पर सहमत होते हैं। रूडियस सोचता है, मैं खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन पॉपुलर है, लेकिन किसी भी मर्द ने उसके आसपास भटकने की भी कोशिश की तो उसे भुगतना पड़ेगा। रूडियस किसी अजनबी को अपनी बहन ले जाने नहीं दे सकता। उसे अपने डैड याद आते हैं। अगले सीन में हम रूडियस और रॉक्सी को यूनिवर्सिटी के हेडमास्टर के सामने देखते हैं, जो उनका ही इंतजार कर रहा था। वो रूडियस को पढ़ाई कंटिन्यू करने और रॉक्सी को मिली जॉब की बधाई देता है। रॉक्सी उसे मास्टर कहती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। रॉक्सी बताती है कि वो पुराने बिहेवियर को लेकर थोड़ी शर्मिंदा है, क्योंकि यंग रॉक्सी काफी एरोगेंट थी। हेडमास्टर प्रोफेसर रॉक्सी का वहाँ पे स्वागत करता है। रूडियस भी अपने क्लासरूम की ओर जाता है। तभी उसे वहाँ पे लिनिया और परसेना मिलती है। परसेना कहती है, बॉस हमने देखा सुबह सुबह दो स्त्रियों के साथ आपके मजे। पहले आप हमें डम किए, फिर एक दूसरी शादी भी कर ली। आप थोड़े तो खिलाड़ी हो बॉस। जिसके बाद परसेना लिनिया से कहती है, सुनना, इस साल ग्रेजुएट होके हम भी लौंडे पटाएंगे। लिनिया बोलती है, हाँ यार, कम से कम एक तो पटा ही लेंगे और तभी घर लौटेंगे। रूडियस सोचता है, मेरे दोनों हाथों में रसगुल्ले देखकर ये जेलस हो रहे हैं। तभी वहाँ पे ज़नोबा और मंडली आती है, जो रूडियस को देख के काफी खुश होकर ग्रीट करता है। रूडियस बताता है कि अब वो फिर से साथ में रिसर्च कर पाएंगे, पर ज़नोबा को पहले कुछ दिखाना था। यह उसके पिछले 6 महीनों की रिसर्च का फल था। रूडियस बोलता है कि वो बाद में देखेगा। फिर उसकी नजर नाना होशी पर जाती है, जिसकी तबीयत खराब लग रही थी, पर वो रूडियस को कहती है, मैं ठीक हूँ। खैर, तुम्हें यहाँ देखकर मैं मान लेती हूँ कि तुम अगले कुछ टाइम तक यहीं रहोगे, है ना? तो हम रिसर्च वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी उसे ढूंढता हुआ सीनियर क्लिफ वहां आता है। रूडियस, तुम लीसे के साथ लौटे पर मुझसे नहीं मिले, इस पर मैं क्या समझूं? रूडियस बताता है कि वो तो लौटा था, बट क्लिफ उस वक्त एलिना लीसे के साथ लगा हुआ था। जिस पर क्लिफ शर्मा जाता है, पर फिर से बोलता है, भाई लेकिन जब तेरी बेबी हुई तब भी तू नहीं आया यार, मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? वेल, रूडियस ऐसा कर तो रहा था, क्योंकि क्लिफ मिलिस चर्च का मेंबर है, जिसमें पलीगमी यानी कि मल्टीपल पार्टनर्स रखना अलाउड नहीं है। और रूडी ने रॉक्सी से दूसरी शादी भी कर ली थी।
पर ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं, क्योंकि क्लास शुरू होते ही हेडमास्टर अपने साथ रॉक्सी को लाता है। प्रोफेसर रॉक्सी कहती है, मैं हूँ रॉक्सी मिगर्डिया ग्रेरैट, रनोआ यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर और आपकी होम रूम टीचर। आप में से काफी मुझे पहले से जानते होंगे। मैं वहाँ बैठे रूडियस ग्रेरैट की दूसरी पत्नी हूँ, पर क्लास में हमारा व्यवहार कम्प्लीटली एकेडमिक होगा। इस दौरान रूडियस के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और नीचे बैठा क्लिफ उसे एक नॉटी लुक देता है। तो इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे? एक सेकंड वाइफ, हाँ? रूडियस क्लिफ के शरण में झुका था। क्लिफ उसे फेथफुल न रहने के कारण काफी कुछ सुनाता है। हालांकि रिलीजन अलग होने पर वो अपनी चीजें उस पे नहीं थोपता। इसीलिए क्लिफ रूडियस की दूसरी शादी को भी ब्लेस करता है। जिसके बाद क्लिफ बोलता है, मैं तुम्हारी बहन नॉर्न से टाउन चर्च में काफी बार मिल चुका हूँ। वो बताती है उसे भी किसी दिन तुम्हारी और सिल्फी की तरह एक हैप्पी मैरिज चाहिए। रूडियस बताता है कि नॉर्न दूसरी शादी के डिसीजन से खुश नहीं थी। क्लिफ को ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नॉर्न हर रोज अपने भाई और डैड की कुशल वापसी के लिए प्रे करती थी। उसका लौटना एक हैप्पी ओकेशन होना चाहिए था, पर अपने डैड को खोने के बाद उसके पास बस अपना भाई है। क्लिफ कहता है कि बहुत सी शादियां करना अच्छी बात नहीं है। रूडियस ये समझता है और नॉर्न का ध्यान रखने के लिए क्लिफ को शुक्रिया कहता है। तभी वहाँ ज़नोबा आता है और उन्हें रोकता है। क्लिफ रूडियस को फॉरगिवनेस की क्लीन चिट देता है और मिलिस के नाम पर उसको ब्लेस करता है। फिर रूडियस के उठने पर वो उसके कटे हाथ को देखता है। एलिना लीसी ने बताया, जिससे तुम अपने हाथ गवा दो वो काफी खतरनाक रहा होगा। रूडियस बताता है कि वो हाइड्रा मैजिक से इम्यून था। वो लड़ाई जीते जरूर, बट इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तभी मौके की नजाकत देखकर ज़नोबा उसे एक ग्लव पेश करता है। यही उनके रिसर्च का फल था। ज़नोबा ये ग्लव रूडियस के बाएं कलाई पर लगाता है। ये काफी लचीला होता है और रूडियस को लगता है कि ये सरक कर गिर जाएगा। फिर ज़नोबा के कहने पर रूडियस उसके बताए इनकेंटेशन को करता है, अर्थ बिकम माई हैंड। उसके कंधे से एक सेंसेशन निकलती है और उस ग्लव के हर कोने में फैल जाती है। अब रूडियस वहां पर एक हथेली महसूस कर पा रहा था। क्लिफ उसे हैंडशेक ऑफर करता है। रूडियस को ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक लग रहा होता है। ज़नोबा बताता है कि उसी ऑटोमेशन डॉल के ऊपर किए रिसर्च से मिला रिजल्ट है। क्लिफ कहता है कि इस ग्लव के हाथ की पावर भी रेगुलेट कर सकता है। जिसके बाद रूडियस और माना यूज करता है और क्लिफ की हथेली चटका देता है। रूडियस पूछता है, क्या इस हाथ से मैजिक किया जा सकता है? जिस पर ज़नोबा बोलता है कि क्यों ना टेस्ट ही कर लिया जाए। कैंपस में स्टूडेंट्स इकट्ठा थे जो अचानक वहां होती एक अनयूजुअल चीज को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें लगता है फिर से कोई डोल होगा। मैदान के बीचों बीच ज़नोबा एक लकड़ी के बने टारगेट बोर्ड को प्लांट करता है। जूली इशारा करके बताती है कि रेडी हो गया और वहां से एक निश्चित दूरी पे खड़ा रूडियस भी तैयार होता है। वो अपने प्रोस्थेटिक हैंड को आगे बढ़ाता है और एक स्टोन को कंजर करता है। अगले ही पल वो बुलेट की तरह जाकर बुलसाई हिट करता है। रूडियस इस हाथ से मिली सफलता पर खुश हो जाता है और फिर हवा में उड़ते वुडलॉक को बार बार मैजिक से चीजें बनाकर तब तक हिट करता है जब तक उसके चीथड़े नहीं उड़ जाते। सभी काफी इंप्रेस होते हैं। ज़नोबा अपने मास्टर की कुशलता पर काफी खुश होता है। रूडियस कहता है, ये कमाल का इन्वेंशन है। ज़नोबा शुक्रिया कहता हुआ ये हाथ रूडियस को ही रखने को कहता है, क्योंकि क्लिफ और ज़नोबा का बनाया ये बस एक प्रोटोटाइप था। फिर अब रूडियस के भी आ जाने से वो काफी तेजी से ऐसे और भी ग्लव्स बना पाएंगे। रूडियस कहता है, वैसे तुम लोगों ने इस इन्वेंशन का कोई नाम सोचा? ज़नोबा और क्लिफ दोनों ही नाम सोचने के मामले में काफी कच्चे होते हैं। इसीलिए क्लिफ सजेस्ट करता है कि रूडियस ही उनके लिए कोई अच्छा सा नाम सोचते हैं। वो इंसिस्ट करते हैं कि इसमें रूडियस का भी नाम होना चाहिए, पर रूडियस कहता है, कोई नहीं, वैसे भी मैंने इसमें कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया, ये तुम लोगों की मेहनत है। शाम ढल जाती है। आयशा एक एनिमल को फीड कर रही होती है। तभी वो स्कूल से आते रूडियस की ओर देखकर उसकी ओर दौड़ती है। वेलकम बैक भैया, पहले आप डिनर करना चाहेंगे, नहाना चाहेंगे या फिर मुझे चाहेंगे? रूडियस उसके मजे लेता हुआ उसे गुदगुदी करने लगता है। आयशा उसके दोनों हाथ नोटिस करती है। रात को रॉक्सी भी उस हाथ को ध्यान से देख रही होती है। रूडियस बताता है कि अब वो दोनों हाथों से एंजॉय करेगा। नॉर्न फिर से एम्बैरेस हो जाती है। बाद में आयशा और लिलिया वहाँ पे डिनर लेके आती है। डिनर पे बैठा रूडियस पुराने ख्यालों में डूब जाता है। उसके मन में इस हंसते खेलते परिवार को सेफ रखने का एक पक्का इरादा होता है। फिर जब सब सो जाते हैं तब रूडियस एक कमरे में जाकर एक बॉक्स ओपन करता है और रॉक्सी की उस चमत्कारी पैंटी के सामने प्रे करता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पॉल की पार्टी सुबह सुबह पीकर भंड है और वो पॉल के कब्र पे उसे याद कर रहे होते हैं। गीज बोलता है, मुझे लगा था तुम सबसे आखिर में मरोगे। हालांकि तलहैंड को लगता है कि शायद पॉल खुश ही होगा, क्योंकि आखिरकार वो अपने बेटे को बचाते हुए मरा है। एलिना ली से याद दिलाती है, ज़ेनिथ की हालत बहुत खराब है, जिस पर गीज कहता है कि वो मरने से तो बेहतर ही है। फिर तलहैंड बोलता है, ज़ेनिथ अपने परिवार के बीच में जरूर खुश होगी, उसका बेटा काफी लायक है। तभी वहां पे रूडियस रॉक्सी के साथ आता है। वो उनके पैक्ड बैग्स को देखकर समझ जाता है कि वो अब जाने वाले हैं। गीस कहता है, सनपाई, क्या आप अभी से ही हमें मिस करने लगे?
अब हमें भी जाना चाहिए। वेरा और शेरा तो जा भी चुके हैं। एलिना ली से कहती है, तुम लोग मेरी शादी में नहीं आओगे? टलहैंड कहता है, एक बाजारू इल्फ की शादी में शरीफों का क्या काम। इसे सुनकर एलिना ली से भड़क जाती है और रॉक्सी आकर उन्हें शांत करती है। गीस रूडियस को डंजन रेड की लूट में से उसका कट देता है। ये काफी ज्यादा था क्योंकि इसमें रूडियस के साथ साथ पॉल का भी हिस्सा था, प्लस सभी पार्टी मेंबर्स ने उसे अपना ट्रिब्यूट भी दिया था। रूडियस मना करने लगता है, बट देन गीस कहता है, इसे रख लो, अब तुम्हें अपनी फैमिली का ध्यान भी रखना है। टलहैंड और गीस विदा लेते हैं। उगते सूरज के साथ दिन गहरा होने लगता है और जिंदगी सड़कों पे निकलने लगती है। एलिना लीसे और रॉक्सी भी अपने काम पे निकलती है। रूडियस ने शहर में काफी पहचान बना ली थी। रूडियस उस हाइड्रा के स्केल्स को ध्यान से देखता हुआ अपने घर की ओर बढ़ता है। सभी उसे ग्रीट कर रहे होते हैं। दरवाजे की खनक से आयशा का पैट उठता है और लॉन में पौधे लगाती हुई आयशा रूडियस को ग्रीट करती है। आयशा बताती है कि रूडियस के निकलते ही सिल्फी भी अपने काम पे चली गई थी। रूडियस सोचता है, काम? देखा जाए तो मैं एक बेरोजगार पति हूँ जो अपनी बीवियों की कमाई खाता है। तभी रूडियस आयशा के साथ सैनित को देखकर कहता है, आयशा, मॉम कब से ये करने लगी? आयशा बताती है कि ज्यादा टाइम नहीं हुआ। लिलिया मना करती है, लेकिन जैनित फिर भी आयशा की गार्डनिंग में हेल्प करती है, जिसे सुनकर रूडियस को अपने बचपन के दिन याद आते हैं। उन दिनों भी जैनित अपने गार्डन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव थे। वो रॉक्सी को डांट रही होती है, रॉक्सी, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मेरे प्लांट्स ही मिले? वेल, रूडियस को ये ठीक ही लगता है क्योंकि इससे शायद जैनित की मेमोरीज लौट सके। रूडियस बैठकर आयशा से कहता है, आयशा, मेरी माँ तुम्हारी भी माँ है, तुम उन्हें मॉम कह सकती हो। पर आयशा कहती है, नहीं, मेरी मॉम ने कहा है कि लेडी जैनित को लेडीशिप कहकर ही पुकारूं। रूडियस आर्ग्यू नहीं करना चाहता था क्योंकि कोई किसी को किसी भी नाम से बुलाए, मैटर बस ये करता है कि वो दिल से फैमिली है। आयशा रूडियस को बाद में उसके कमरे में आने को कहती है क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी। सीन शिफ्ट होता है। रूडियस लूसी को हंसाने के लिए अजीबोगरीब चेहरे बनाने लगता है जो बिल्कुल नहीं हंसती। शीशा पोंछती हुई लिलिया कहती है, ये देखकर मुझे आपके बचपन की याद आती है। पॉल भी आपको हंसाने के लिए ऐसा ही किया करते थे। तभी उन्हें अंदर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सतर्क होकर रूडियस अंदर जाता है और पूरे घर को एनालाइज करने लगता है। यह आवाज आयशा के कमरे से आ रही होती है। तभी एक अनयूजुअल एनर्जी सेंस करके वो आगे बढ़ता है। दरअसल ये एनर्जी एक ट्रिएंट से आ रही होती है जो कि एक प्लांट बेस्ड मॉन्स्टर होता है। सीन शिफ्ट होता है। लिलिया और जेनिथ लूसी को संभाल रही होती है जबकि रूडियस आयशा को डांट रहा होता है। आयशा कहती है, मैं आपको यही दिखाना चाहती थी, बस ये आपको पहले मिल गया। रूडियस अपने मन में कहता है, ट्रिएंट इस वर्ल्ड में सबसे कॉमन मॉन्स्टर है, जैसे आरपीजी गेम्स में स्लाइम्स होता है। रूडियस के आगे पूछने पर आयशा बताती है, पहले ये ट्रिएंट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, बट देन उसने उसमें थोड़ा बाथ वाटर डाला और वो प्लांट ट्रिएंट बन गया। रूडियस सोचता है, सिल्फी और आयशा के पसीने से मिक्स्ड बाथ वाटर, तभी इसमें ये टेंटिकल्स आए होंगे। घंटा ऐसा होगा। रूडियस को इससे पीछा छुड़ाना ही सही लगता है, इसीलिए वो इसे जलाने का डिसाइड करता है, बट आयशा इसका विरोध करती है। उसने काफी मेहनत से इसे उगाया था। आयशा रूडियस को हक करते हुए रिक्वेस्ट करती है कि वो इसका ध्यान रखेगी, लेकिन ये क्यूट एक्ट रूडियस को कन्विंस नहीं कर पाता। आयशा दिखाती है कि ये ट्रिएंट उसकी सुन रहा होता है और जब रूडियस का आंसर फिर भी ना ही होता है तो वो अपना आखिरी दांव खेलती है। ठीक है, फिर मैं भाभीियों को बता दूंगी आपके छुपे हुए कमरे और बक्से में क्या है। रूडियस की सांस अटक जाती है। क्या ये रॉक्सी के पवित्र पैंटी स्थान के बारे में बात कर रही है? अब मैं क्या करूं? कौन सा दांव खेलूं? वेल, आयशा का ये ब्लैकमेल काफी बढ़िया काम करता है। रूडियस अपनी गॉडेस को याद करता ही है कि तभी वो वहां आ जाती है। रॉक्सी कहती है, मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। खैर, मैं स्कूल गई थी बट मैं कुछ सामान भूल गई। आयशा मुस्कुराते हुए सच बोलने वाली होती है कि तभी रूडियस उसका मुंह दबा देता है। अचानक से फैली शांति में रॉक्सी वहां पर मौजूद ट्रिएंट को नोटिस करती है। रूडियस के विपरीत रॉक्सी को ये प्लांट का रखना अजीब और खतरनाक नहीं लगता। ट्रिएंट अपने मास्टर्स को पहचानते हैं, ये गुड सर्वेंट्स होते हैं। मिगर्ड भी इन्हें अपने गार्डन की देखभाल में यूज करते हैं। तभी ये बात रूडियस को भी याद आती है। वो आयशा को ट्रिएंट रखने के लिए अलाउ कर देता है। आयशा काफी समझदार होती है। वो रूडियस का सीक्रेट नहीं बताती और जाकर रॉक्सी को गले लगा लेती है। इस दिन के बाद से वो बिट नाम का ट्रिएंट उनका फैमिली पेट बन गया था। जर्नल में ये लिखते हुए रूडियस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आयशा ने उसका डिवाइन सीक्रेट देख लिया। बगल में क्लिफ फिर से एक बैरियर सिजिल को जला देता है। ये तो बैरियर्स के साथ साधारण स्पेल्स को भी कैंसिल कर दे रहा है। हमें और स्टडी करनी होगी। हाइड्रा स्केल्स को देखता हुआ रूडियस सोचता है, गीस से मिले ये हाइड्रा स्केल्स असल में एब्जॉर्प्टिव माना टाइट्स है। ये माना की बनी चीजें तुरंत तोड़ देती है। वो एक कमाल का मॉन्स्टर था, उसे हराने के लिए कमाल की कुर्बानी भी देनी पड़ी। कमर स्ट्रेच करता हुआ क्लिफ अनाउंस करता है कि आज के लिए इतना काफी है, लेकिन रूडियस जानता था कि उन्हें चीजें जल्दी करनी होगी क्योंकि उसके परिवार में कभी भी खतरा मंडरा सकता है। वो और किसी को नहीं खोना चाहता। तभी वहां पे जूली और ज़नोबा आता है। क्लिफ कहता है,
पहले ही कहा था कि आज हमें मानाटाइट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ज़नोबा कहता है, माफ करना, मैं अपनी ही रिसर्च में इतना डूब गया कि ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। और फिर ज़नोबा एक्साइटेड होकर ऑटोमेटन्स पे अपने रिसर्च की तारीफ करने लगता है। जूली रूडियस के पास जाकर उसे अपना बनाया एक फिगरीन देती है जो कि रुईजेट का था। ये कमाल का होता है। ज़नोबा तुरंत जूली की कारीगरी की तारीफ करने लगता है। मास्टर, मेरी माँ ने तो जूली की बनाई ये मूर्ति बिल्कुल आपके लेवल की है। रूडियस भी एग्री करता है और जूली ज़नोबा को गले लगा लेती है। जूली की हर रोज की ये मेहनत रंग लाई थी। रूडियस उसकी और भी कलाकारी देखना चाहता था, जिसके बाद रूडियस उन सबको अपने यहाँ डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैं तुम सबको लूसी से मिलवाना चाहता हूँ। ज़नोबा इस ऑफर को इज्जत से स्वीकारता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्लिफ कहता है, क्या तुम और टेस्ट करना चाहते हो? जिस पर रूडियस कहता है, नहीं, आज के लिए काफी है, लेकिन तुम्हारी मदद कल और आगे फ्यूचर में भी चाहिए। क्लिफ मुस्कुराकर कहता है, वेल, जब भी तुम बोलो। शाम होती है, वो सब लूसी से मिलने आए होते हैं। लजीज डिनर पे बैठकर रूडियस अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोच रहा होता है। मैं मानाटाइट पर स्टडी कर रहा हूँ और सुपर्ट्स के नाम पे लगी लांछन को भी मिटाने के रास्ते पर हूँ। मेरी फैमिली भी काफी अच्छी है। इसका मतलब है अब मुझे अगला कदम उठाना होगा। अगले दिन हम रूडियस को रॉक्सी के आगे गिड़गिड़ाते हुए देखते हैं। वो उसे किसी चीज के लिए इंसिस्ट कर रहा होता है, प्लीज बस एक बार, अरे तुम्हें भी मजा आएगा। वेल, उसकी डेस्परेशन देखकर सभी स्टूडेंट्स उसे एक हफ्सी दरिंदा समझते हैं। तभी वहां पे स्टूडेंट काउंसिल से फिट्स और ल्यूक आता है। रूडियस, हमें खबर मिली है कि तुम एक फीमेल स्टूडेंट को असॉल्ट कर रहे हो। ल्यूक इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो ये मैटर फिट्स के हाथों में छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रॉक्सी जमीन पे बैठी होती है। फिट्स यानी कि सिल्फी कहती है, रूडी, वो भले तुम्हारी बीवी है, पर कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है। उसका मूड नहीं होगा। मतलब रॉक्सी बेहतर है, पर तुम्हारे पास मैं भी हूँ। सिल्फी के फूले गाल को देखकर रूडियस उसे पोक करता है। वो हंसकर कहता है, सिल्फी, क्या तुम जेलस हो? वो उसे हक कर लेता है। डोंट वरी सिल्फी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिल्फी कहती है, क्या तुम चाहते हो हम तीनों एक साथ? जिस पर रूडियस कहता है, हाँ, रॉक्सी हम दोनों को ये सिखा देगी। सिल्फी समझ पाती उससे पहले ही रूडियस कहता है, मैंने रॉक्सी से कहा कि क्या वो हमें किंग क्लास वाटर मैजिक सिखाएगी। वेल, वो थ्रीसम की बात नहीं कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। एक ब्लैक स्टेलियन घोड़े पे बैठे हुए वो थ्रपल सुंदर खेतों से होकर गुजरते हैं। रॉक्सी उस घोड़े की तारीफ करते हुए पूछती है, सिल्फी, क्या तुम्हें भी घोड़े पसंद है? जिस पर सिल्फी बताती है कि कुछ खास नहीं, उसने बस असुरा रॉयल पैलेस में काफी अच्छे घोड़े देखे थे। गुजरते हुए रूडियस उन्हें अपने फैमिली घोड़े की याद दिलाता है, पॉल का वो घोड़ा जिस पर रॉक्सी ने भी सवारी करी थी। ये एरिया रूडियस को अपने बचपन के घर और बुएना विलेज की याद दिला रहा था। उसकी बीवियां भी इस पर सहमत होती है। घोड़े को सिक्योर करके रॉक्सी अपना स्टेंस लेती है। वो किंग क्लास वाटर मैजिक परफॉर्म करने जा रही थी। आगे बढ़कर गहरी सांस छोड़कर कहती है, वाटर और लाइटनिंग के महान आत्मा, अपनी बिजली स्वर्ग से उतारिए, अपने हथौड़े से प्रहार कीजिए। जबकि वहां पे बहुत ही हल्के बादल थे, फिर भी वहां बारिश होने लगती है। रूडियस काफी हैरान होता है। रॉक्सी कहती जाती है, हे स्वर्ग पे राज करने वाले पानी और बिजली के देवता, अपनी डिवाइन ब्लेड से हमारे दुश्मन का नाश कीजिए। लाइटनिंग। कड़कड़ाती हुई बिजली आसमान से उस पेड़ पर गिरती है और कुछ पल बाद रूडियस को वहां बस कुछ तिनके दिखते हैं। रॉक्सी कमजोर होकर गिर पड़ती है। उसे संभालकर रूडियस अपने स्टाफ को लेकर आगे बढ़ता है। रॉक्सी के बताए प्रोसेस को फॉलो करता है और देवताओं का आवाहन करके स्पेल कास्ट करता है। रॉक्सी के धुंधलाती नजरों में रूडियस के बचपन की तस्वीर दिखती है और रूडियस भी बिजली को आसमान से उतार देता है। जब बादल छटते हैं तो रूडियस उनकी ओर देखकर मुस्कुराता है। शाम को लौटते हुए रॉक्सी उसे भी एक किंग क्लास वाटर मैच डिक्लेयर करती है। सिल्फी अपने कई कोशिशों के बाद भी ये नहीं कर पाई थी। सनसेट काफी खूबसूरत था। रॉक्सी कहती है, आजकल मुझे लगता है मानो मैं सपने में जी रही हूँ। पिछले 6 महीने काफी खुशनुमा रहे हैं। रूडियस से शादी, यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर। तुम भले ही मुझे अपनी सौतन समझो सिल्फी, पर मैं खुश हूँ कि हम तीनों साथ हैं। सिल्फी बोलती है, तुम मेरी सौतन नहीं हो। अगर मैं रूडी के लिए लड़ी तो तुमसे हार जाऊंगी। ये सुनते ही दर्द के मारे रूडियस का दिल छलनी होने लगता है। उसे रॉक्सी और सिल्फी दोनों की ही जरूरत है। वो अपनी बीवियों को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम रूडियस को देखते हैं। वो दरवाजा ठकठकाते हुए क्लिफ को आवाज लगाता है। एलिना ली से अंदर से कहती है, दरवाजा खुला ही है, आ जाओ। अंदर एलिना ली से अकेली बैठी होती है। रूडियस के पूछने पर वो बताती है कि क्लिफ शादी की तैयारियां कर रहा है। दरअसल जब वो लोग बगैरत जा रहे थे तब क्लिफ ने एलिना लीसे को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। रूडियस शादी की शुभकामनाएं देता है, लेकिन एलिना लीसे थोड़ी परेशान होती है। वो सांसें छोड़ते हुए कहती है, आजकल क्लिफ बहुत बिजी रहता है, हम 3 दिन में बस एक बार ही कर पाते हैं। रूडियस कहता है, अरे कोई ना, शादी के बाद तुम लोग हफ्ते भर बाहर नहीं निकलोगे। एलिना ली से बताती है कि वो रूडियस से काफी जेलस है। तुम रॉक्सी और सिल्फी दोनों के साथ सोते हो,
रूडियस शर्माते हुए यकीन दिलाता है कि वो लोग थ्रीसम नहीं करते, जिस पर एलिना ली से कहती है क्यों नहीं, अरे ग्रुप में तो और भी मजा आता है। रूडियस अब मन में उठ रहे विचारों को शांत करता है, क्योंकि बीवियों के आगे थ्रीसम का जिक्र करना भी अपनी शादी को बर्बाद करना है। लेकिन शैतान एलिना ली से उसे बताती है कि वो उसकी थ्रीसम प्लॉट करने में हेल्प कर सकती है, और ठरकी रूडियस तुरंत उसके चरणों में गिर जाता है। एलिना ली से कहती है मैंने सुना है असुरा किंगडम में बेहतरीन शिलाजित मिलती है, बदले में मुझे वो चाहिए होगी। रूडियस पूछता है कि उसको इसकी क्या जरूरत, जिस पर एलिना ली से बताती है अरे नहीं, मैं तो क्लिफ को शादी के दिन ये खिलाना चाहती हूँ ताकि वो शिलाजित खा के मेरे ऊपर किसी हफ्सी जानवर की तरह टूट पड़े। रूडियस मान जाता है और हफ्सी क्लिफ को इमेजिन करके एलिना लीसे के मुंह से पानी टपक जाता है। टाउन चर्च में खुशी का माहौल था। एलिना लीसे और क्लिफ शादी कर रहे होते हैं। फैमिलीज, दोस्तों और बाकी सबको विटनेस मान के प्रीस्ट क्लिफ ग्रिमोइड और एलिना लीसे ड्रैगन रोड को वोज दिलाता है। मरने तक जीने की कसम खाने के बाद प्रीस्ट क्लिफ को मिलिस का डिवाइन नेकलेस देता है। लंबी एलिना लीसे झुककर अपने पति क्लिफ के हाथों से ये नेकलेस पहनती है और प्रीस्ट के कहने पर एलिना लीसे क्लिफ के माथे को चूम लेती है। प्रीस्ट कहता है देवताओं इस कपल को सदा खुश रखिए। आयशा और नॉर्न एलिना लीसे की शादी से काफी इंप्रेस नजर आती है। वो दोनों लौटते वक्त इसी बारे में बात कर रही होती है। रूडियस कहता है क्या लड़कियों को ऐसी चीजें ही पसंद आती है? सिल्फी कहती है वैसे हमारी शादी घर में ही हुई थी, पर वो भी खास थी। रॉक्सी आगे बढ़कर रूडियस के स्लीव्स पकड़ लेती है। सोचता हुआ रूडियस कहता है रॉक्सी क्या तुम्हें भी एक बड़ी वेडिंग चाहिए? रॉक्सी मना कर देती है। रूडियस जानता था कि उनकी शादी धूमधाम से नहीं हुई, और वैसे भी रॉक्सी मिगर्डिया क्लैन की है, उनके यहाँ ये सब होता भी नहीं है। लेकिन हो सकता है ये शादी देखकर उसे मन करने लगा हो बड़े सेलिब्रेशन का। लेकिन रूडियस के सोचने से बिल्कुल उल्टा, रॉक्सी रूडियस से बस एक किस चाह रही होती है। रूडियस मुस्कुराते हुए रॉक्सी के माथे को चूम लेता है। तुम्हारा फोरहेड काफी प्यारा है रॉक्सी। सेल्फी भी लाइन में आगे आ जाती है और उसकी डिमांड पूरी करते हुए रूडियस उसे भी किस करता है। नॉर्न ये देखकर रूडियस को पब्लिकली ऐसी छिछोरी हरकतें करने से मना करती है। रूडियस कहता है क्या तुम्हें भी एक किस चाहिए? शर्माती हुई नॉर्न उसे ऐसा करने से मना कर देती है और डांटते हुए चली जाती है। लेकिन आयशा जैसे ही रूडियस को बाहें फैला के खुद को बुलाते देखती है तो वो उछल के उसकी गोद में चली जाती है। लिलिया आयशा को डांटती है क्योंकि वो 11 साल की हो गई है और उसमें अब एक लेडी की मॉडेस्टी होनी चाहिए। रूडियस ये सोचकर थोड़ा रुक जाता है, 11 साल? क्या हमने इनके 5th और 10th बर्थडेज मनाए? तभी रूडियस को याद आता है टेलीपोर्टेशन और फॉल आउट इंसिडेंट के बाद शायद पॉल उनके बर्थडेज नहीं मना पाया था, इसीलिए पॉल ने वापस लौटकर एक बड़ी पार्टी करने की बात कही थी। रूडियस डिसाइड कर लेता है कि वो अपनी फैमिली को एक पार्टी देगा। शहर में बढ़िया माहौल होता है। साल में इस समय जब अच्छी हार्वेस्ट होती है तब यह फेस्टिवल सा होता है। रॉक्सी बताती है कि इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी बढ़ जाता है और ये परफेक्ट टाइम है गिफ्ट्स और रेयर चीजें खरीदने के लिए। दरअसल वो तीनों वहाँ नॉर्न और आयशा के लिए गिफ्ट्स खरीदने आए होते हैं, लेकिन यही काफी नहीं था। रूडियस और एलिना लीसे ने कुछ और भी खिचड़ी पकाई होती है। रूडियस के मुंह से टपकती लार को रॉक्सी पूछती है क्या तुम्हें भूख लग गई? लेकिन रूडियस उन्हें अपनी जिस्मानी भूख के बारे में नहीं बता सकता था, इसीलिए वो सॉरी बोलकर बात को टाल देता है। दुकान में वो लोग नॉर्न और आयशा की पर्सनैलिटी के हिसाब से गिफ्ट्स ढूंढने लगता है। रॉक्सी नॉर्न के चॉइसेस अच्छे से जानती थी क्योंकि वो नॉर्न से अपनी बॉन्डिंग अच्छी करना चाहती है। रूडियस और सेल्फी चीजें देख रहे होता है, बट रॉक्सी की नजर एक सुंदर विजार्ड हैट पर होती है। उसका पुराना हैट अब फटने लगा था। वो उस नए हैट पर लगे प्राइस टैग को देखती है। ये काफी महंगा होता है, लेकिन रूडियस और सेल्फी उसे छुप के देख लेते हैं। शॉपिंग करके लौटते हुए रूडियस उन्हें डिनर के लिए रोकता है। उसने पहले ही रिजर्वेशंस कर रखे थे। एक बड़े होटल के सामने सेल्फी बताती है कि उसने इस जगह के बारे में ग्रैंडमा एलिना लीसे से सुन रखा है। यह हैरानी की बात थी क्योंकि रॉक्सी को भी एलिना लीसे ने यहाँ के बारे में बता रखा था। जब भी कोई दिक्कत हो अपनी पार्टनर को लेके वहां चली जाना, ये एलिना लीसे के लफ्ज थे। थोड़ा सोचकर ही रॉक्सी और सेल्फी दोनों समझ जाती है कि रूडियस के मन में क्या है। रॉक्सी कहती है रूडी तुम्हारी ठरक की कोई सीमा नहीं। सेल्फी कहती है लेकिन अगर हम यहाँ रुके तो लूसी का ध्यान कौन रखेगा? जिस पर रूडियस कहता है कि उसने लिलिया को ये काम सौंप रखा है। रूडियस जानता था कि उसकी बेटी उसे माफ कर देगी। फिर रूडियस वो कहता है जो वो हमेशा से कभी ना कभी कहना चाहता था, चलो मैंने एक कमरा ले रखा है। सेल्फी और रॉक्सी दोनों ही थ्रीसम के लिए प्रिपेयर्ड होता है। मुस्कुराते हुए रूडियस के लिए ये शायद अब तक की सबसे हसीन रात होती है। अगले दिन रूडियस अपनी बहनों के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करता है, लेकिन उसके लिए पहले उन्हें घर से दूर ले जाना पड़ेगा ताकि घर पे सारी तैयारियां हो सके। सुबह जब सभी लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं तब रॉक्सी, सेल्फी और लिलिया रूडियस को इशारा देती है। रूडियस कहता है रॉक्सी, नॉर्न, आयशा तुम लोग मेरे साथ क्यों नहीं आते? रॉक्सी तुरंत मान जाती है। लिलिया भी आयशा को जाने को कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयशा पानी में मछलियों को देख रही होती है। रूडियस और रॉक्सी उन्हें अपने साथ फिशिंग करने के लिए लेके आए होते हैं ताकि वो सब एक दूसरे को बेहतर जान सके। नॉर्न को रॉक्सी के आसपास अभी भी अनकंफर्टेबल लगता है।
फिर एक अच्छी स्पॉट देखकर वो फिशिंग करने रुकता है। आयशा खुश होती हुई एक वॉर्म को उठाकर हुक पे लगाती है और रूडियस को चैलेंज करती है, भैया देखते हैं हम में से कौन ज्यादा मछलियां पकड़ पाता है। रूडियस मान जाता है और वो चले जाता है। नॉर्न को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, भैया मैं ये कैसे करूं? जिस पर रूडियस कहता है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार फिशिंग कर रहा हूँ। रॉक्सी नॉर्न को हेल्प ऑफर करती है, वो वॉर्म को हुक करना सिखाती है। नॉर्न उसे फॉलो करती है। तब तक रॉक्सी अपना पहला शिकार पकड़ भी लेती है। नॉर्न इम्प्रेस हो जाती है। रॉक्सी बताती है कि ट्रैवल करने के दौरान उसे खाने के लिए बहुत फिशिंग करनी पड़ती थी। इससे नॉर्न को रुइजेट की फिशिंग की भी याद आती है। नॉर्न को पहला शिकार मिल जाता है पर वो खींच नहीं पाती, जिस पर रॉक्सी उसकी मदद करती है और जोर लगाकर खींचने पर वो इम्बैलेंस होकर गिर जाती है। नॉर्न पहली मछली पकड़ने पर काफी खुश होती है। रूडियस दूर से उन्हें खुश देख रहा होता है। आयशा अपनी तीसरी कैच अनाउंस करती है। हारता हुआ रूडियस अपने खाली बास्केट को देखता है। इस बात के लिए आयशा उसे टीज करने लगती है, भैया अगर आप हारे तो पूरी रात मुझे गले लगाकर मेरी क्यूटनेस की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन रूडियस अपनी बहन के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहता था, इसीलिए वो अपने पहले शिकार को खींचता है। वो असल में एक जूता था। रूडियस होपलेस होने लगता है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब सीरियस होगा। फिर वो अपने हाथों को आगे करके एक मैजिक परफॉर्म करता है, जो रॉक्सी के सिखाई लाइटनिंग का ही एक वेरिएशन होता है, जिसे खुद रूडियस ने तैयार किया था, जिसमें वो अपनी माना से बनाए हुए क्लाउड्स को कंप्रेस करता है ताकि लाइटनिंग का इफेक्ट उसके मुताबिक हो। वो उसे छोटा करके एक पावरफुल शॉक जनरेट करता है। इसका नाम उसने रखा था इलेक्ट्रिक। वो उसे पानी में कास्ट करता है। जब धुएं का गुब्बार छटता है तो पानी में बहुत सी मरी मछलियां तैरने लगती है। उन्हें पकड़कर रूडियस कहता है, क्या हुआ, है ना तुम्हारे भैया असली विनर? आयशा कहती है, भैया मैजिक चीटिंग है। रॉक्सी भी उसे मैच्योर कहती है। शाम हो चलती है। नॉर्न बताती है कि रॉक्सी ने फिशिंग में उसे काफी कुछ सिखाया। रॉक्सी की टीचिंग के लिए वो लड़ने लगता है। रॉक्सी कहती है, मैं तुम दोनों को ही सिखा दूंगी। घर लौटने पर सिल्फी उन पे फूल बरसाती है और सभी नॉर्न और आयशा को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वो दोनों काफी हैरान होते हैं, हम तो ऑलरेडी 11 साल के हो गए थे ना? सिल्फी कहती है, हाँ पर हम तुम्हें तब पार्टी नहीं दे पाए। तो रूडी ने कहा, 1 साल लेट करने में क्या ही दिक्कत है? रूडियस मुस्कुराकर उन्हें अंदर जाने को कहता है। पूरा घर आज सजा हुआ होता है। खाने में काफी प्यारे और टेस्टी डिशेस होता है। रूडियस कहता है, फिटोआ में हुए इंसिडेंट को काफी समय हो गया है और काफी समय बाद हमारी फैमिली फिर पूरी हुई है। डैड नहीं रहे और मॉम पता नहीं कब ठीक होंगी, लेकिन डैड हमें दुख में नहीं देखना चाहेंगे, तो हमें मुस्कुराना चाहिए। जब मैं बेगैरित में डैड से मिला, उन्होंने कहा था कि वो वापस लौटकर पार्टी करेंगे, तो आज हम एंजॉय करेंगे जैसा वो चाहते थे। चीयर्स। डिनर के बाद सिल्फी और रॉक्सी उन दोनों को गिफ्ट्स देती है। लीलिया से इशारा पाकर आयशा भी तोहफे को खोलती है। ये उन्हें बहुत पसंद आता है। आयशा के लिए बूट्स और नॉर्न के लिए एक जैकेट। वो खुश होता है। नॉर्न जब ये दिखाने के लिए जैनिथ के पास जाती है तो जैनिथ मुस्कुराती है, शायद वो थोड़ी सी ठीक हो रही थी। ये देख के नॉर्न रो पड़ती है। जैनिथ उन दोनों को सहलाती है। लीलिया भी उन दोनों को अपनी और जैनिथ की तरफ से खूबसूरत रुमाल देती है। आयशा झिझकती है, जिस पर लीलिया कहती है, तुम भी मास्टर पॉल की बेटी हो, इसे रख लो। आयशा शुक्रिया अदा करती है। लीलिया जैनिथ के हाथ को पकड़ती है। जैनिथ उसे महसूस कर पा रही थी। रॉक्सी उन्हें देख रही होती है। तभी रूडियस और सिल्फी उसे आकर उसका तोहफा देते हैं। सिल्फी बोलती है, ये एक वेडिंग प्रेजेंट है रॉक्सी, रूडी से शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस। रॉक्सी देखकर पहचान जाती है कि ये तो वही हैट है। सिल्फी आगे कहती है, याद है मैंने कहा था अगर मैं रूडी से नहीं मिलती तो शायद जिंदा नहीं होती। रूडी ने मेरी जिंदगी बदल दी और तुमने रूडी की। रूडी पर तुम्हारा एहसान है और मैं कभी तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी, पर हम तीनों का साथ होना मुझे अच्छा फील कराता है, जैसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इसीलिए रॉक्सी, क्यों ना हम जैनिथ और लीलिया जैसे बने। रॉक्सी खुशी के मारे रो पड़ती है। डेजर्ट खाते हुए रूडियस अपनी हैप्पी फैमिली को देखता है, जैसा शायद पॉल चाहता था। शायद वो उन्हें वो फीलिंग दे पाया था जो उसे उसके 5th बर्थडे पर मिली थी। रूडियस डिसाइड करता है कि वो उनके 15th बर्थडे पे फिर से पार्टी देगा। सभी लूसी के साथ खेल रहे होते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूडियस अपनी बेटी लूसी के साथ खेल रहा होता है। उसे हंसता और मुस्कुराता देख के रूडियस सोचता है, अगर परियां होती होंगी तो मेरी प्यारी बेटी जरूर उनमें से एक होगी। तभी उसकी बेबी सिटर सुजाने बोलती है, रूडियस मैं उसका ध्यान रख लूंगी। जिस पर रूडियस कहता है, आप एक पिता से उसके सबसे प्यारे लम्हों को छीनना चाहती है सुजाने? सुजाने अपने पति के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रूडियस हैरान होता है क्योंकि वो ऐसा नहीं सोचता। रूडियस बोलता है, शायद मिस्टर टिमोथी को अपने फादरहुड के बारे में सोचना चाहिए। रूडियस आगे उन्हें शारिया में मूव होने की बधाई देता है और उससे उसके बैंड के बारे में पूछता है। सुजाने कहती है, तुम्हारे जाने के कुछ वक्त बाद हम डिसबैंड हो गए। इस जॉब में हर एक मेंबर की अहमियत होती है। उदास हुआ रूडियस पूछता है, सारा का क्या हुआ? सुजाने बताती है कि वो अभी भी एक एडवेंचरर है और अगर उससे कोई बात करनी है तो जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि इस काम में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। पर रूडियस उससे बात नहीं करना चाहता था। तभी वहां पे लीलिया जैनिथ को लेकर आती है।
वो लूसी के लिए कंसर्न थी। लूसी पहले तो अपनी ग्रैंडमदर की उंगली पकड़कर हंसती है और फिर जेनिथ के पेल फेस को देखकर रोने लगती है। लिलिया उसे चुप कराती है। शायद लूसी भूखी थी। रूडियस जेनिथ को देखने लगता है और सोचता है क्या इन्होंने नोटिस कर लिया कि लूसी भूखी है? ये एक और साइन है कि वो रिकवर हो रही है। आगे हम रूडियस और रॉक्सी को देखते हैं। रॉक्सी उसे इस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स कहती है। रूडियस कहता है मैं अपनी वाइफ को मना कैसे करता। प्रिंसेस ऑफ रनोआ की सुरक्षा। वाकई तुम खास हो रॉक्सी। दरअसल रनोआ के रॉयल्स के लिए ये मैंडेटरी होता है कि उन्हें लोकल शाइन्स की यात्राएं करनी होती है। इस दौरान अपनी सिक्योरिटी के लिए वो गार्ड्स हायर करते हैं। रूडियस और रॉक्सी वहां थे क्योंकि उन्हें गार्ड करने वाले बैंड का एक मेंबर बीमार हो गया था। रूडियस कहता है मैंने सुना है वहां प्रिंसेस एरियल भी होंगी। रॉक्सी का कहना था कि वो रनोआ प्रिंसेस से दोस्ती करने के लिए आई है। रूडियस इंप्रेस होता है कि प्रिंसेस एरियल पावरफुल एलाइज बनाने के लिए मॉन्स्टर्स से भरे जंगल भी जाने को तैयार थी। जब वो वहां पहुंचते हैं तो प्रिंसेस ऑफ रनोआ और प्रिंसेस एरियल अपनी बातों में खोए हुए थे। ग्रेस नाम की एक नाइट उनसे उनका नाम पूछती है। तभी सिल्फी आकर ग्रेस को उनके बारे में बताती है। इंट्रोडक्शन के बाद ग्रेस बताती है कि एक और अमेज़न एस नाम की पार्टी उनके लिए आ रही है। दरवाजे से आते हुए एडवेंचरर्स को देखकर रूडियस सहम जाता है क्योंकि उनमें से एक सारा होती है। सारा उसे पहचान लेती है और कहती है तुम। सभी ये सोचने लगता है कि क्या वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। वहीं उदास रूडियस यादों में डूब जाता है। सारा, क्या मैं कभी इसे भुला पाऊंगा? वो अच्छी लड़की है, हमने साथ में काफी जॉब्स किए और फिर वो मुझसे प्यार करने लगी। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर मेरे टावर में पावर ना आने की वजह से सब एकदम से खत्म हो गया। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा था। हम देखते हैं कि वो सब जंगल में मॉन्स्टर्स से लड़ रहे होते हैं। भागकर आते हुए एक मॉन्स्टर को सारा अपने तीर से ढेर कर देती है। दूसरे पर एलिसा एक फायर बॉल कास्ट करती है मगर वो बचकर आगे बढ़ने लगता है। तभी रॉक्सी एक स्पेल कास्ट करती है और ये फ्लेम थ्रोअर स्पेल उस मॉन्स्टर को मारकर वहां की बर्फ में आग लगा देता है। सभी इससे काफी इंप्रेस होते हैं। रॉक्सी दोनों प्रिंसेस से पूछती है आप लोग ठीक हैं? वो जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर होता है। प्रिंसेस एरियल और रनोआ एक बड़े से पेड़ के तने पर बने श्राइन में जाते हैं। वहीं पर एलिसा रॉक्सी से इंसिस्ट करने लगती है कि वो उसे अपने बैलेंस्ड ऑफेंसिव और हीलिंग मैजिक सिखाए क्योंकि उसने कभी भी इन मैजिकल थ्योरीज को इतने अच्छे से प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होते नहीं देखा था। सारा ताना मारती है एलिसा तुम तो कह रही थी कि हाय मैं किस बच्ची के साथ फंस गई। एलिसा ऐसा कहने के लिए रॉक्सी से माफी मांगती है। रूडियस रॉक्सी को मिलने वाली इज्जत जिसकी वो क्लियरली हकदार है देखकर काफी खुश होता है। रूडियस चौंकता है क्योंकि सारा उसके पास आकर कुछ कहने लगती है। उससे बचता हुआ रूडियस उनके लिए खाना बनाने के लिए भाग जाता है। सारा चिढ़ जाती है। वहीं दूर खड़े ल्यूक, एरियल और फिट्स उनका मामला समझ जाते हैं। फिट्स को थोड़ा बहुत आइडिया होता है, शायद वो दोनों पहले डेट कर चुके हैं। ल्यूक जानता था कि अभी और भी मॉन्स्टर्स होंगे, इसीलिए रूडियस और सारा का भी फोकस्ड रहना जरूरी है। खाना खाते वक्त दोनों प्रिंसेस श्राइन विजिट के सक्सेस की बात करते हैं। एलिसा के फिर से कहने पर रॉक्सी उसे रास्ते में मैजिक सिखाने के लिए मान जाती है। सारा दूर बैठी होती है। वो रूडियस को घूरते हुए खाना खा रही थी। ठरकी रूडियस रोल प्ले के मूड में होता है। जैसे एलिसा रॉक्सी को डियर सिस्टर कह रही थी, काश वैसे ही रॉक्सी उसे भी डियर ब्रदर कहे, पर उसे ख्यालों से निकालते हुए सिल्फी कहती है रूडी तुम्हें सारा से बात करनी चाहिए। तभी एरियल कहती है खाना बढ़िया था पर मुझे फ्रूट्स की क्रेविंग हो रही है। मैंने रास्ते में कुछ येलो फ्रूट्स देखे। सारा क्या तुम उन्हें ला दोगी? सारा मान जाती है, जिस पर एरियल आगे कहती है मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। रूडियस, फिट्स क्या तुम भी साथ जाओगे? रूडियस की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है क्योंकि सिल्फी कहती है असल में मुझे लगता है रूडी का साथ जाना ही काफी होगा। मैं आपके पास हूँ, चिंता की बात नहीं। रूडियस नहीं भागेगा। रूडियस उसका इशारा समझ जाता है। वो हमेशा सारा से नहीं भाग सकता। रूडियस एरियल की विश को मानकर सारा के साथ जाता है। रास्ते में रूडियस कहता है पुरानी पार्टी डिसबैंड हो गई। टिमोथी और सुजाने ने शादी कर ली। पैट्रिस असुरा किंगडम में सोल्जर बनने चला गया। तो तुम आजकल क्या कर रही हो? सारा बताती है कि वो बस एक पार्टी से दूसरे में जा रही है। वो दोनों चलते हुए काफी बातचीत करते हैं। रूडियस कहता है कि उसने पहली बार एक ऑल वुमेन पार्टी देखी। वो दोनों फलों को तोड़ते हैं। सारा बताती है कि एक ऑल वुमेन पार्टी के होने के कुछ फायदे हैं। काफी लोग बस लड़की होने के लिए उन्हें हायर करते हैं और कोई लड़का न होने के कारण आप उनके प्यार में भी नहीं गिरते। सारा की जुबान फिसली थी पर रूडियस समझ गया था। वो आगे कहती है तुम कैसे हो? सुजाने ने बताया तुमने 2 शादियां की है और एक बच्चा भी है। रूडियस उससे माफी मांगता है पर वो और गुस्सा होकर चली जाती है। वो दुखी होकर बैठी होती है जब रूडियस आकर कहता है सारा इतना वक्त हो गया, मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ, इसीलिए तुम्हें इग्नोर किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। रूडियस उसके साथ बैठ जाता है। सारा बोलती है मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। क्या प्रिंसेस एरियल की बॉडीगार्ड जिसका असली नाम सिल्फियट है वही तुम्हारी बीवी है? रूडियस हाँ कहता है और रॉक्सी के बारे में भी बताता है। शांत होकर सारा कहती है मुझे लगता है मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए।
जब हम अलग हुए मुझे तब जाकर तुम्हारी बीमारी का पता चला। मुझे तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए था। अगर उस वक्त मैं थोड़ी और समझदार होती तो समझ पाती कि मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया। रूडियस कहता है, अब सोचता हूँ तो उस वक्त मैं शायद तुमसे प्यार नहीं करता था। मेरी कंडीशन वैसी थी क्योंकि एरिस नाम की लड़की ने मुझे छोड़ दिया था। मैं शायद पास्ट को भूलकर तुम में अपना एस्केप ढूंढ रहा था और फिर मैंने खुद के बचाव में तुमसे वो बदतर बातें कही। प्लीज मुझसे माफी मत मांगो। सारा कहती है कि शायद रूडियस सचमुच ठीक हो चुका है क्योंकि अब उसकी बातों में वो नरमी है जो उस रूडियस में नहीं थी जिसे वो पहले जानती थी। रूडियस को याद आता है कि वो सचमुच पहले लोगों को खुद से दूर कर देता था, पर अब उसे उसकी बीवियों से कॉन्फिडेंस मिल चुका है। वो कहता है, सेल्फी ने मुझे शिलाजीत से क्योर किया और रॉक्सी ने भी मेरी जान बचाई। जब किसी अपने को खोया और सब बेकार लगने लगा तब वो मेरे पास थी। सारा कहती है, ओह शायद मैं ये नहीं कर सके इसीलिए तुम मेरे प्यार में नहीं पड़े। रूडियस को ये बात सही लगती है क्योंकि बस यही एक रीजन था कि सेल्फी और रॉक्सी बाकियों से अलग थी। सारा मन हल्का करते हुए कहती है, सुनो मेरी फीलिंग्स उसी दिन मर गई थी जब ये सब हुआ। मैंने बस तुम्हारे कंडीशन के बारे में ना जानते हुए जो कहा बस उसके लिए माफी मांगना चाहती थी, तो थोड़ा खुश हो जाओ और मुझे बस अपने पुराने कॉमरेड की तरह समझो। रूडियस हाँ कहता है। अगले सीन में हम उन्हें और भी मॉन्स्टर्स को मारते देखते हैं। सारा अपने तीर से रॉक्सी को पकड़े मॉन्स्टर पे अटैक करती है और रूडियस उसे गिरने से बचाता है। फिर रूडियस अपने स्टाफ से मैजिक करके उस ट्री मॉन्स्टर को मार देता है और वो सभी वापस लौटते हैं। सलामत वापसी पर रनोआ प्रिंसेस सैरियल को शुक्रिया कहती है। वहीं एलिसा रॉक्सी के साथ और मैजिक सीखना चाहती थी। वो रॉक्सी को अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहती है, जिस पर रॉक्सी मना कर देती है। शुक्रिया, पर मैं अपने जॉब और हस्बैंड से खुश हूँ। एलिसा कहती है, अरे हस्बैंड तो यही रहेगा, जब थोड़ा दूर रहकर आ पाओगी तो वो और प्यार करेगा। जिस पर एलिसा को बस करने को कहा जाता है। सारा रूडियस को गुड बाय कहती है, ध्यान रखना और अपनी बीवियों को बराबर प्यार देना। रूडियस कहता है कि वो इस एडवाइस को याद रखेगा। शाम को लौटते वक्त सेल्फी कहती है, रूडी क्या तुम उसे सचमुच जाने देना चाहते थे? तुम उसे पसंद करते थे ना? रूडियस कहता है, नहीं तब मैं थोड़ा नासमझ था। सेल्फी कहती है, अच्छा तो तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? रॉक्सी को भी ये जानना था, इसीलिए वो भी सेल्फी के साथ खड़ी हो जाती है। रूडियस सोचकर जवाब देता है, वैसे स्पेशल लड़कियां जो मुझे बुरे हालातों से बाहर निकाले। सेल्फी कहती है, रूडी क्या हम दोनों तुम्हारे लिए स्पेशल है? रूडियस कहता है, बिल्कुल, स्पेशल लड़कियां जो मेरे जरूरत के समय मुझे बचाती है काफी रेयर है, इसीलिए चिंता मत करो, मैं और शादियां नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। जिस पर सेल्फी कहती है, थैंक्स रूडी, लेकिन अगर तुम किसी स्पेशल से मिलो जिसके लिए तुम भी उतने ही स्पेशल हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम और भी शादियां करो तो। रूडियस को एरिस की याद आती है। वो जानता था कि एरिस ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन रिजेट के मुताबिक ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वो कहता है, सेल्फी शायद मैं फिर से अपने वादे को तोड़ूंगा। सेल्फी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बस चाहती थी कि रूडियस उससे कुछ न छुपाए और वो इंटरेस्टेड भी थी ये जानने में कि आगे रूडियस किसे घर लेकर आएगा। सीन शिफ्ट होता है। स्वॉर्ड गॉड के आगे गिनो, नीना और एरिस बैठे होते हैं। स्वॉर्ड गॉड कहता है, क्लेन के बाद आज मैं किसी को स्वॉर्ड किंग का टाइटल देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल। स्वॉर्ड सेंट, स्वॉर्ड किंग, स्वॉर्ड एम्परर और स्वॉर्ड गॉड, तुम्हें क्या लगता है उनमें क्या अलग है? गिनो का जवाब हथियार था, जिस पर स्वॉर्ड गॉड उसे डांट देता है। हथियार? गिनो माफी मांगता है और स्वॉर्ड गॉड यही सवाल अब नीना से पूछता है। वो कहती है, शायद चाहत। स्वॉर्ड गॉड कहता है, तो बताओ अगर तुम्हें स्वॉर्ड किंग बनने और गिनो से शादी करने के बीच चुनना पड़े तो क्या चुनोगी? शर्माती हुई नीना स्वॉर्ड किंग चुनती है। स्वॉर्ड गॉड के हंसकर एरिस से पूछने पर वो बोलती है, जुनून। स्वॉर्ड गॉड इसे भी गलत मान के कहता है, लगता नहीं तुम स्वॉर्ड किंग बन सकती हो। एरिस कहती है, फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या बुलाएं, स्वॉर्ड किंग या कुछ और। जिसके बाद स्वॉर्ड गॉड मुस्कुराकर नीना और एरिस को डुएल करने को कहता है। विनर को स्वॉर्ड किंग का टाइटल मिलेगा। नीना को उम्मीद थी कि वो इस बार एरिस को हरा देगी। स्टैंस लेकर एरिस रूडियस को याद करती है। स्वॉर्ड गॉड के कहने पर नीना तेजी से आगे बढ़ती है और एक झटके में एरिस नीना को हरा देती है। फ्रस्ट्रेटेड नीना को स्वॉर्ड गॉड बेटर लक नेक्स्ट टाइम कहता है, जिस पर नीना रो पड़ती है। एरिस की ओर देखकर स्वॉर्ड गॉड उसे स्वॉर्ड किंग के टाइटल से नवाजता है।